Hello everyone, welcome to DSNet Education. My name is दिव्या सोनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का जो लिंक दे रखा है, आप उस लिंक में जाके पूरी प्लेलिस्ट आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मिल जाएगी। आज जो हमारा वीडियो है, हमारा जो टॉपिक है वह है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मेनली हमारे टू ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। नंबर 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नंबर 2 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दूसरा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स एंड डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जो भी आपको वीडियोज़ है जो आपके लिए यूजफुल है, उसके आपके नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर बटन क्लिक कर दीजिए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये आता है, हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कि मनी का मैनेजमेंट करना। कोई भी बिजनेस फर्म जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या करती है, पैसों का मैनेजमेंट करती, फंड का मैनेजमेंट करती, फाइनेंस का मैनेजमेंट करती। अगर वो सही तरीके से फाइनेंस का मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी तो क्या उसका बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पाएगा। अगर हमें सिमिलरली अगर अपन भी एक डेली रूटीन में आगे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें जो पॉकेट मनी मिलती है, सपोज करो 500 रुपीज़ आपकी मंथली पॉकेट मनी मिलती है, आप उसको मैनेज करते हो या नहीं करते, या फिर डायरेक्टली आप उसको एक्सपेंस कर देते हो। नहीं, हम उसको मैनेज करते हैं कि इतने रुपये हम वहाँ एक्सपेंस करेंगे, इतने रुपये हम वहाँ एक्सपेंस करें। तो ये क्या है, एक मैनेज होता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट होता है। हम टाइम टेबल भी एक मैनेज करके चलते हैं तो हमारा प्रोडक्टिव जो डे होता है वो प्रोडक्टिव होता है। सिमिलरली वैसे ही फाइनेंस, कोई भी बिजनेस फर्म जब स्टार्ट होती है तो उसके फाइनेंस का जो है मैनेजमेंट करना होता है। तो उस फाइनेंस मैनेज के पीछे क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि बिजनेस फर्म स्टार्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें दो ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों के मीनिंग, जो एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेज, दोनों डिस्कस करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और कोई भी बिजनेस, सपोज करो आप भी अगर बिजनेस ओपन करने वाले हैं तो आपका मेन मोटिव क्या रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का। अगर आप गुड्स का बाई एंड सेलिंग कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स का, तो रिटर्न में आप क्या एक्सेप्ट करते हो, रिटर्न में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमें रिटर्न अच्छा मिले, हमें फंड, हमारे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो। विदाउट जो भी प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है वही तो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है ना। तो बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी फाइनेंशियल का जो मैनेजमेंट होता है, उसका मेन मोटिव क्या आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का, द मेन ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज अर्निंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो मॉनेटरी टर्म की जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है, सपोज करो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। ए बिजनेस कंसर्न इज ऑल्सो फंक्शनिंग मेनली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस कंसर्न भी क्या होती है, बिजनेस भी क्यों, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों एस्टैब्लिश होता है, जिसका मेन पर्पज क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट इज द मेजरिंग द टेक्निक्स ऑफ अंडरस्टैंड द बिजनेस एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न। प्रॉफिट ही हमें बताता है कोई भी कंपनी का, कोई भी बिजनेस का, अगर किसी का ईयरली एनुअल प्रॉफिट अच्छा होता है, अच्छा रिटर्न मिलता है, तो क्या करती है, वो बिजनेस एफिशिएंसी से चल रहा है, वो बिजनेस फर्म अच्छी है, तो हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन नहीं लगा सकते उस कंपनी को इस साल में इतना प्रॉफिट हुआ था तो वो कंपनी अच्छी है। तो क्या है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो ए ट्रेडिशनल एंड नैरो अप्रोच। क्यों, क्योंकि जब पहले पुराने टाइम पे लोग क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये क्या एक नैरो अप्रोच है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही बेनिफिशियल है। लोग क्या करते थे, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का एक मोटिव रखते थे, लेकिन ये नहीं देखते थे उसको लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट मिलेगा ये नहीं जानने के लिए जो बिजनेस फर्म होती थी वो डाउन हो जाती थी। एक टाइम पीरियड के साथ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बिजनेस फर्म थी वो बंद हो जाती थी। क्यों, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव यही था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, लेकिन वो रिस्क एंड रिटर्न को फॉलो नहीं करते थे। वो डे टू डे एक्सपेंसेस, मतलब कि वर्किंग कैपिटल को ध्यान में नहीं रखते थे, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखते थे। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हम लोग देखते हैं, विच एम्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न।
द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आर द सपोर्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द बिजनेस का। तो ये एडवांटेज है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्या क्या एडवांटेज है इस ऑब्जेक्टिव में। मेन एम इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन एम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट इज द पैरामीटर ऑफ बिजनेस कंसर्न। ये क्या है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर जैसे मैंने बताया कि किसी भी कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होता है तो ये मान लिया जाता है कि वो कंपनी अच्छी है, उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, ठीक है ना। प्रॉफिट रिड्यूस रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके जेब में, आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, प्रॉफिट आपके पास ज़्यादा रहेगा, तो आपके पास एक रिस्क कम रहेगी। क्यों, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अनसर्टेनिटी आया, अभी जैसे कोविड आई थी सिचुएशन, तो जिस कंपनी को पहले प्रॉफिट हो गया था 2018 में, तो कोविड-19 आया था, तो एक रिस्क थी वो बिजनेस कंसर्न की, कहीं ना कहीं वो रिड्यूस थी कि हम तो इस 2 साल अपने से अच्छे से चला सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा हुआ था कंपनी को। प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है वो प्रॉफिट जो है मेन होता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में ही से तो हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रिटेन अर्निंग रखते हैं, प्रॉफिट में ही तो रखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मीट्स द सोशल नीड्स ऑल्सो। सोशल नीड्स, अगर किसी भी कंपनी को प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी जितना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा उसको सोशल नीड्स, जो कंपनीज की जो सोशल नीड होगी, जो आपके एम्प्लॉयज़ की आप नीड्स को ध्यान में रखोगे, आपके एम्प्लॉयज़ के बाहर, कंपनी के बाहर जो भी इन्वायरमेंट रहेगी वहाँ क्या सोशल नीड, एक वर्ड सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पर आपका कुछ पार्ट आपका रहेगा। तो ये क्या करता है, जिस भी कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी उसकी सोशल नीड्स अच्छी रहेगी। तो ये तो हम लोगों ने डिसएडवांटेज पढ़े थे। अब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के डिसएडवांटेज, मतलब अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि सेल ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट टू एनी कंपनी सर्वाइवल फॉर लॉन्ग पीरियड। कंपनीज क्या सोचती थी ट्रेडिशनल अप्रोच में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर दो, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेलिंग ज़्यादा होगी, सेलिंग ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि लॉन्ग पीरियड में इसको ध्यान नहीं रखा जाता था। लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको कितना प्रॉफिट होगा तो ये इग्नोर कर दिया जाता था। ये इसका क्रिटिसिज्म है। इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब अभी जो होता है ना, अभी सबसे पहले हम कोई बिजनेस ओपन करते तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बिजनेस में कितना रिस्क हो सकता है, क्या इसमें गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन हो सकता है, या कोई फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या मेरा बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा। तो पहले इतना मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अप्रोच में जो ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान नहीं दिया जाता, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बस उस पर ही ध्यान दिया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करो, बस। इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, सपोज करो मेरे हाथ में ये पेन है, अगर ये 10 रुपये का, आज पेन 10 रुपये का है, तो आने वाले 5 सालों बाद इसकी प्राइस 10 रुपये ही रहेगी? नहीं, इसकी प्राइस 15 या 20 हो सकती है। तो टाइम वैल्यू मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग पेन की वैल्यू इंक्रीज हुई। वैसे ही हमारे फाइनेंस की, हमारे पैसे की भी तो वैल्यू बढ़ती है। पैसे की वैल्यू जो क्या करती है वो घट जाती है। जैसे ही 10 रुपये की जो पेन था वो 20 का हो गया तो पेन की वैल्यू घट गई। तो वह सिमिलर वैसे ही कि आपके जो पैसा, अभी आप कहीं 1 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न में 5 साल बाद 1,15,000 मिलते हैं। तो क्या इस एनफ होता है क्या? अगर आपको 1,50,000 मिलते हैं तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग आपका रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस मेथड को इग्नोर ही कर दिया जाता है, फुल्ली इग्नोर कर दिया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि जितना आपको रिटर्न मिल रहा है, चाहे 1 लाख के बदले 1,15,000 भी मिल रहा है 5 साल बाद, ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इग्नोर द टाइमिंग ऑफ रिटर्न। टाइमिंग ऑफ रिटर्न इन द सेंस, पहले क्या होता था कि अगर आपने बिजनेस लगाया है तो ये नहीं देखा जाता था कि आपका प्रोजेक्ट 10 साल चलेगा या 5 साल चलेगा या 15 साल चलेगा या 2 साल चलेगा या 3 साल चलेगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि इतना मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मेरे को रिटर्न एटलीस्ट 5 सालों में मेरे को इतना रिटर्न मुझे चाहिए। लेकिन उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर टाइम जो था वो फिक्स नहीं कर दिया जाता था। प्रॉफिट इज वर्क विच डिपेंड्स अपॉन वेरियस अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन। प्रॉफिट इज वर्क मतलब कि प्रॉफिट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, जैसे कि कॉस्ट प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। तो डिफरेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से, प्रॉफिट टाइप्स की वजह से क्या होता है कि अर्निंग प्रॉफिट ही इसका जो है मेन मोटिव रखा जाता है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़े, अनफेवरेबल डिसएडवांटेज पढ़े। तो इस डिसएडवांटेज की वजह से कंपनीज को एक दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो लाना पड़ा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए, मेनली एक ही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए तो आप लोग सबसे पहले यही बताना चाहिए कि बिजनेस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है या फिर सबसे फर्स्ट गोल यही है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? वेल्थ मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब गुडविल,
कंपनी की वैल्यू क्या है आपकी मार्केट में, सारी कंपनीज को मिला के आपकी कंपनी का क्या सीन है, मतलब आपकी कंपनी की ग्रोथ कितनी, आपकी कंपनी की वेल्थ कितनी, आपकी कंपनी की गुडविल कितनी। तो ये सब मैक्सिमाइजेशन, क्या ये इस गोल को ही मैक्सिमाइजेशन करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना ही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टाइम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कर देते, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कर देते तो प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन वो क्या होता था, एक शॉर्ट पीरियड को ही ध्यान में रखा जाता था। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता कि जो बिजनेस ओनर होते हैं, जो मैंने डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या ध्यान रखते हैं, वो लॉन्ग पीरियड को ध्यान में इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग पीरियड में आपकी कितनी रिस्क हो सकती है, लॉन्ग पीरियड में आपकी जो वैल्यू आज आपने वैल्यू लगाई है, उस वैल्यू की आपके फ्यूचर में कितनी वैल्यू रहेगी, उससे एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट मिल रहा है तब तक तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे बिजनेस। तो क्या करते हैं, लॉन्ग पीरियड को ध्यान में रख के कहा जाता था। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखा जाती है, शेयर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि अगर किसी कंपनी की शेयर्स वैल्यू ज़्यादा है, शेयर्स की प्राइस ज़्यादा है, तो उस कंपनी की वैल्यू अच्छी है, कंपनी की वैल्यू अच्छी है तो कंपनी की गुडविल अच्छी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं तो कंपनी की और वैल्यू इंक्रीज होती है। नेक्स्ट टाइम और शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी की और देखते हैं और ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, अच्छा रिटर्न दे रही है, इसलिए। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। इसको मॉडर्न अप्रोच से ही हम लिंक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में भी यही बातें होती थी, विच इन्वॉल्व्स लेटेस्ट इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स द फील्ड ऑफ बिजनेस कंसर्न। इसमें क्या क्या है, इनोवेशंस होते हैं लेटेस्ट, कि एम्प्लॉयज़ की क्या डिमांड है, डे टू डे एक्सपेंसेस में कितना अमाउंट चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता था। द टर्म वेल्थ मीन्स शेयर होल्डर्स वेल्थ, wealth in the sense shareholders wealth, or the wealth of the person those who are involved in the business concern। इसमें वेल्थ का मतलब ओनली बिजनेस ओनर की वेल्थ नहीं होती, इसमें वेल्थ होती है शेयर होल्डर की वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ क्यों? क्योंकि आप डिविडेंड कितना दे रहे हो, शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न में मिल रहा है। अगर शेयर होल्डर्स को रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ अच्छी है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ अच्छी है तो कंपनी की वेल्थ अच्छी है, कंपनी की गुडविल अच्छी है। वेल्थ ऑफ द पर्सन, आपकी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ है, आप उन एम्प्लॉयज़ को कितना रिटर्न दे रहे हो, उनका आपका कितना आप ध्यान रख रहे हो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन। नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन इन द सेंस कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी, आपने जो वैल्यू लगाई है उसकी नेट प्रेजेंट की क्या वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन समझ में आया होगा। अब इसके फेवरेबल पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आर्ग्यूमेंट्स फॉर फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि एडवांटेज। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिकॉज द मेन ऑफ द बिजनेस कंसर्न अंडर द कंसेप्ट ऑफ इम्प्रूव द वैल्यू और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सुपीरियर माना जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ऊपर माना जाता है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको एक ही ऑब्जेक्टिव पूछे कंपनी का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही गोल पूछे, तो आपको बस सबसे पहले एक ही नाम बताना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सुपीरियर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तो मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ क्या होता है, कंपनी की वैल्यू अर्न करना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ में जो है वो इंक्रीज करना, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर द कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बिजनेस कंसर्न, टोटल वैल्यू डिटेक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द बिजनेस ऑपरेशन, इट प्रोवाइड एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस कंसर्न। ये होता है कि आपने जो अभी वैल्यू लगाई है, अभी जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू क्या है, और फ्यूचर में होने वाले रिटर्न की आपकी क्या वैल्यू होने वाली है, इन सबको कंपेयर किया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। नंबर थर्ड जो मोटिव है, जो बेनिफिट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर द बोथ टाइम एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ये टाइम एंड रिस्क दोनों को जो है वो ध्यान में रखा जाता है। टाइम वैल्यू की मतलब कि जो भी टाइम वैल्यू हमारी कितनी है बिजनेस की, रिस्क कितना है, बिजनेस में कितना रिस्क है, इसको भी सबसे पहले देख लेते थे कि कंपनी का क्या रिस्क है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंट एलोकेशन की इन द सेंस कि आपकी वर्किंग कैपिटल, डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए कितना एक्सपेंसेस चाहिए, आपकी रूटीन एक्सपेंसेस को चलाने के लिए कितना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका कितना चाहिए, मतलब कि कैपिटल बजटिंग के लिए आपको कितना जो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्या एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। इट एंश्योर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी का जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी क्या है, पार्टिसिपेंट लेता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके,
नाउ कमिंग टू द अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, आपको यही तक करना बहुत मतलब कि यही तक करना ठीक रहेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और इसके फेवरेबल पॉइंट। अगर आपको क्रिटिसिज्म पूछे तो आप उसको क्रिटिसिज्म बता दें, लेकिन हालांकि सबसे सुपीरियर तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होता है। कंपनी का मेन बेनिफिट, मेन जो मोटिव है, मेन जो पर्पज़ है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होता है। तो इसका कुछ कुछ क्रिटिसिज्म है। ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस। ये क्या करता है कि जो कोई क्लियर रिलेशनशिप होता है फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस की, कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं डिस्क्राइब करता है। कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। ये क्या कर सकता है, ये मैनेजमेंट को एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन को लीड कर सकता है। क्योंकि उसमें कौन इंटरफेयर करते हैं, शेयर होल्डर्स इंटरफेयर करने लग जाते हैं। हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ले लेते हैं। तो जो हमारी मैनेजमेंट होती है कंपनी का, उनको एक एंजाइटी फील हो जाती है, उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग, इट इज ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कुछ भी नहीं है, बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट इज द इनडायरेक्ट नेम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी एक्टिवेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबल पोजिशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जब प्रॉफिट होगा तो आपकी वेल्थ भी अच्छी हो सकती है, ये इसने कहा हुआ। ओके, नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अच्छे से क्लियर हो गए, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करी, देन इसके फेवरेबल चीज़ें बात करी, फेवरेबल आइटम्स, फिर अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, देन फिर बात करी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, जिसमें फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों आर्ग्यूमेंट को डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ा तो है, हम लोगों को पता तो चल गया इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस कहाँ रखता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंस हो सकती है। इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर बिना पैसा के लिए हम लोग बिजनेस ओपन करते हैं तो वो क्या चल सकती है? नहीं चल सकती। तो फाइनेंस क्या है? लाइफ ब्लड है। अगर किसी भी कंपनी के पास फाइनेंस अच्छा है तो बिजनेस फॉर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अच्छे से रन करेगी। अगर फाइनेंस की कमी हो गई, पैसे की, सपोज करो मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए से 7 लाख ही हो गए तो क्या मेरे बिजनेस फॉर्म अच्छी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो फाइनेंस क्या है? लाइफ ब्लड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इट नीड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न। ईच एंड एवरी बिजनेस कंसर्न must maintain adequate amount of finance for the smooth running of the business concern and also maintain business carefully to achieve the goal of business concern। कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट करे तो एक एडुकेट अमाउंट उसको रखना ही चाहिए कि मुझे फाइनेंस इतना, इस साल में मुझे इतना रिक्वायरमेंट रहेगी तो इतना तो मेरे पास पड़ा है, इतना मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है। अगर नहीं होगा तो फर्म एडुकेट तरीके से, सही तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से नहीं चल पाएगी, और ना ही कंपनी के जो गोल है, जो बिजनेस फर्म के जो गोल है, जो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। द बिजनेस गोल कैन बी अचीव्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। जो हमारे बिजनेस के जो गोल है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो अचीव कर सकते हैं ओनली द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर सपोज करो आप भी अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस रखता है, नहीं रखता है? कि आप लोग सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप प्लानिंग करोगे। प्लानिंग क्या करोगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस जो है कितना शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा या लॉन्ग टर्म के रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो मुझे कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। सपोज करो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो मेरी कैपिटल बजटिंग में मैं कितना लगाऊंगी, और शॉर्ट टर्म में मैं मेरी वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए मेरा कितना प्लानिंग, फाइनेंस की कितनी प्लानिंग रहेगी। तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 2, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। फंड्स को एक्वायर करना। हम फाइनेंसिंग डिसीजन में डिस्कस करते हैं कि फंड्स को कैसे एक्वायर करते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिटर्न अर्निंग। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट लगाने से पहले इशू करती है, शेयर्स को इशू करती है, जहाँ से क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स होता है। प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स। अब उन फंड्स को, जो भी शेयर्स जो एक्वायर किए फंड्स को, उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द सेंस आप डेट में ज़्यादा इशू कर रहे हो, डेट ज़्यादा इशू कर रहे हो, या इक्विटी का ज़्यादा इशू कर रहे हो। अगर डेट ज़्यादा इशू कर रहे हो तो आपके लिए कितना बेनिफिट है, या इक्विटी में ज़्यादा इशू कर रहे हो तो आपके लिए कितना बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने डेट का ज़्यादा इशू किया तो मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, हालांकि डेट मेरे चीपर सोर्सेज ऑफ फंड है। लेकिन अगर मैंने इक्विटी को ज़्यादा इशू कर लिया तो मेरे को डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो क्या है, प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स भी कौन मेंटेन रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल डिसीजन
इन द सेंस कि जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है उनकी कितनी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट हम लोग देख लेंगे, पर्टिकुलर इक्विटी शेयर की कॉस्ट देख लेंगे, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट देख लेंगे, डिबेंचर की कॉस्ट देखेंगे। फिर उस कॉस्ट के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे कि डेब्ट का यूज़ करें, इक्विटी का। तो ये क्या आता है, ये फाइनेंशियल डिसीजन की कितना हमें फाइनेंस जो है हमें एक्वायर करना है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म, कंपनी की जो भी वैल्यू ऑफ फर्म मतलब कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन इंपॉर्टेंस रखता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन क्या है, डिविडेंड देना। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप डिविडेंड दोगे, डिविडेंड दोगे तो कंपनी की गुडविल अच्छी रहेगी, गुडविल अच्छी रहेगी तो कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी की ओर खींचेंगे, वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो प्रॉफिट अच्छा हुआ, प्रॉफिट अच्छा हुआ तो वेल्थ अच्छी हुई, वेल्थ अच्छी हुई तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। फिर आता है सेवंथ, प्रमोट सेविंग्स। प्रमोट सेविंग्स इन द सेंस कि अगर आपके पास प्रॉफिट अच्छा रहेगा तो सेविंग्स को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज के जो सेविंग्स है उनको प्रमोट किया जाएगा। और सेविंग प्रमोट होगी तो बोलेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। सपोज करो आपके पास 500 रुपये मिलते हैं तो आप उसको इंपॉर्टेंस रखते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो आप 500 रुपये में से 400 रुपये आप एक्सपेंसेस करोगे, 100 रुपये आप सेविंग करोगे। सेविंग करोगे तो आप सोचोगे कि मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करूँ 100 रुपये का, जिससे कि मेरी 400 रुपये वापस बन जाए। तो ये क्या है, सेविंग्स को प्रमोट करता है ताकि हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए काम ले सकें। आई होप इसमें और भी इंपॉर्टेंस जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और भी बहुत से इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। क्यों इन्वेस्टर्स के लिए कैसे यूजफुल लगता है? क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या देखता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखता है कि कंपनी की वेल्थ कितनी है। यूजफुल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए भी यूजफुल रहता है। ठीक है ना? तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि और भी इससे रिलेटेड वीडियोस जो है आपको चैनल पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच।